Good morning, everyone. Myself, Dr. Ramesh Meena, Assistant Professor, Government PG College, गंगापुर सिटी। बच्चों, हम BA थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे और प्रश्न पत्र में हम प्लेटो का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने प्लेटो के जीवन परिचय, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत और प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन किया है। आज हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक हैं। उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी और आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए उन्होंने दो बातों पर बल दिया। एक तो राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली पर, दूसरा साम्यवादी व्यवस्था पर। कहा था कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे एक दार्शनिक राजा का निर्माण किया जा सके। दूसरा मतलब दार्शनिक शासक को पारिवारिक माया मोह और निजी संपत्ति जो कि व्यक्ति को भ्रष्टाचारी बनाती हैं, इनसे मुक्त रखने की व्यवस्था की है। तो आज हम प्लेटो के साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। प्लेटो का साम्यवाद और शिक्षा उनके आदर्श राज्य के दो आधार स्तंभ हैं। तो उनमें से हम एक आधार स्तंभ साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। प्लेटो का विचार है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग में वो सैनिक तथा शासक वर्ग को अपना कार्य करने और समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकते हैं। दो बातें बताई थी उसने, न्याय व्यवस्था के लिए एक शिक्षा प्रणाली, दूसरी साम्यवादी। तो शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग को अपना कार्य करने और अपना कर्तव्य पालन के लिए तैयार करती है। शिक्षा इस वर्ग में वह भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च व एकमात्र धर्म है। यानी शिक्षा से राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखा जा सकता है। किंतु प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। वे शिक्षा के द्वारा उसने संस्कार तो उत्पन्न कर दिए, लेकिन अगर उसको विपरीत वातावरण मिलता है तो ये संस्कार समाप्त भी हो सकते हैं। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्य की अवहेलना कर सकते हैं। मतलब उनको ये आशंका थी कि वो परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनको भूल सकता है, यानी उनकी अवहेलना कर सकता है। प्लेटो कहते हैं कि साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है और शुदा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। यानी साम्यवाद नहीं रहेगा तो व्यक्ति का विवेक निष्क्रिय हो जाएगा, जैसे कि भूख रक्षक व्यक्ति को भी भेड़िया बना सकती है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता है और इसीलिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है, जिसके दो प्रमुख तत्व हैं, संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। देखो बच्चों, सबसे पहले हम मतलब साम्यवाद पढ़ने से पहले ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि साम्यवाद क्यों आया, कैसे आया। तो हमें सबसे पहले साम्यवाद से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि प्लेटो के साम्यवाद के कारण, भाई प्लेटो का साम्यवाद क्यों आया, क्या कारण थे, प्लेटो का साम्यवाद का स्वरूप क्या है, प्लेटो का साम्यवाद किसके लिए है, प्लेटो के साम्यवाद के प्रकार, प्लेटो द्वारा संपत्ति के साम्यवाद के पक्ष में तर्क, प्लेटो द्वारा परिवार के साम्यवाद के पक्ष में तर्क। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्यों आया, प्लेटो के साम्यवाद के क्या कारण रहे कि उसने जो शिक्षा, अभी हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि क्यों आया, जो शिक्षा के द्वारा उसने अभिभावक वर्ग में जो संस्कार उत्पन्न किए हैं वो संस्कार विपरीत वातावरण में आकर समाप्त नहीं हो जाए, इसीलिए। यानी वो अपने निजी स्वार्थों में फंसकर
सामाजिक जीवन के प्रति उसके जो कर्तव्य है उनको भूल न जाए। प्लेटो के साम्यवाद का स्वरूप क्या है? स्वरूप वही दो प्रकार का होता है, एक तो संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक। किसके लिए है? ये अभिभावक वर्ग के लिए है, यानी अभिभावक वर्ग में वो दोनों को शामिल करता है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। प्लेटो साम्यवाद के प्रकार भी दो है, संपत्ति संबंधी और परिवार संबंधी। अब इसके साम्यवाद के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, इन सब का अध्ययन करेंगे। साम्यवाद क्यों? आदर्श राज्य में न्याय की उपलब्धि कैसे? निर्लिप्त बुद्धि व विवेक को बचाने के लिए, यानी निर्लिप्त बुद्धि व विशुद्ध विवेक को बचाने के लिए जिस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की कल्पना करता है उसे साम्यवाद कहकर पुकारता है। कहता है कि जो व्यक्ति शिक्षा के द्वारा उसमें जो निर्लिप्त बुद्धि और विशुद्ध विवेक पैदा किया गया है उसको बचाने के लिए इन्होंने इसकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की, उसे साम्यवाद कहता है। यानी राजा को, दार्शनिक वर्ग को, अभिभावक वर्ग को कंचनकामी से बचाने के लिए, गुटबंदी व संघर्ष को दूर करने के लिए। प्लेटो के समय प्राचीन नगर राज्य अमीर राज्य और गरीब राज्यों में बटे हुए थे। अमीर और गरीब के बीच में जो गुटबंदी और संघर्ष पाया जाता था उसको दूर करने के लिए। आर्थिक तत्व राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करते थे, यानी आर्थिक तत्व राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करते थे और शासन संपत्तिशाली वर्ग के हित में था। तो हम पढ़ते हैं कि जो साम्यवाद है प्लेटो का वो किसके लिए है? साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए था। प्लेटो के साम्यवाद की एक विशेषता है, वही है कि उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं वरन केवल अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए दिया गया है। उसके द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं पर राजनीतिक है। उसका उद्देश्य तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग उत्पादक सेवक वर्ग है, शासन व्यवस्था के संचालन संबंधित नहीं है, अतः उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। जहाँ तक अभिभावक वर्ग का संबंध है, प्लेटो उन्हें राज्य के योग्य बनाने हेतु उनके लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त होकर दूषित तत्व उसके मानस में प्रवेश न कर ले, इस दृष्टि से वह अभिभावक वर्ग हेतु साम्यवादी व्यवस्था का निर्देश करता है। इस दृष्टि से उसकी साम्यवादी व्यवस्था शिक्षा का एक सहायक तत्व है। नेटलशिप के शब्दों में प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक अंतर है। वस्तुतः प्लेटो की साम्यवाद संबंधी विचारधारा उसकी राज्य संबंधी धारणा से अनिवार्य संबंध व उसकी प्राप्ति का साधन है। साम्यवादी व्यवस्था का विचार प्लेटो का पूर्ण मौलिक विचार नहीं है। स्पार्टा में यद्यपि मौलिक विचार नहीं है, स्पार्टा में निजी संपत्ति की व्यवस्था थी, परंतु संपत्ति का उपयोग सामूहिक रूप से होता था और वहाँ के नागरिक सहभोज भाग लेते थे। एथेंस में भी व्यक्तिगत संपत्ति पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण था। सिद्धांत रूप में भी साम्यवाद की धारणा प्लेटो के पूर्व प्रचलित थी। एथेंस में कुछ लोग प्राकृतिक जीवन के पक्ष में थे, जिसमें व्यक्ति कृत्रिम नियमों से स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत कर सके। पाइथागोरस के आश्रम में भी साम्यवादी व्यवस्था थी। वह कहा करता था कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए। क्रीट में समस्त भूमि के जोतने बोने का प्रबंध राज्य के जिम्मे ही था। यूरोपाइडस ने अपनी एक रचना प्रोटेशिलास में स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि साम्यवाद का जो विचार है प्लेटो का, वो उसका मौलिक विचार नहीं है, वो भी उसके समय प्रचलित था। एथेंस, स्पार्टा, क्रीट सब मतलब उस समय इससे पहले वहाँ प्रचलित था, इसलिए उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने साम्यवादी विचार दिया है। अब हम सबसे पहले संपत्ति विषयक साम्यवाद का
पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संपत्ति वाले में क्या कहता है वो कि संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति के साम्यवाद में कहते हैं कि राज शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, नो बिल्डिंग्स एंड कोई भवन नहीं होना चाहिए, नो लैंड्स कोई भूमि नहीं होनी चाहिए, लिविंग इन मार्केट्स, उनका जीवन भी मार्केट्स में होगा, और जो उनकी भोजन व्यवस्था है वो भी जो कॉमन मेस व्यवस्था होगी उनमें होगा। ये है शॉर्ट में। तो अब हम इसका विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। केवल इतनी सी होगी जो उनके जीवन के लिए अनिवार्य है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा, न कोई गोदाम जो सबके लिए खुला न हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए। केवल यही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक न चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है। ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। किंतु जब कभी वे अपनी भूमि, घर और धन उपार्जित कर लेंगे, तब वे अपने अन्य नगरवासियों के सहायक बने रहने की अपेक्षा उनसे द्वेष करने लग जाएंगे। उनके जीवन के सारे दिन नागरिकों से घृणा करने में और उनके द्वारा घृणा किए जाने में व्यतीत होंगे। इस प्रकार वे अपने राष्ट्र के सर्वनाश का ही मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की कुछ विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम पहली विशेषता क्या है? यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है, वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए। यानी जो संपत्ति का साम्यवाद है वो केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज का कल्याण है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। दूसरा, इनका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं, वरन राजनीतिक और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। तीसरी विशेषता, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं, त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। फोस्टर के शब्दों में 3 विशेषताएं पढ़ी हमने। यह शासक वर्ग, अभिभावक वर्ग के लिए है। दूसरा हमने पढ़ा ये राजनीतिक है। तीसरी विशेषता पढ़ी कि ये त्याग का मार्ग है। फोस्टर के शब्दों में फोस्टर क्या कहते हैं? प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं, वरन इसका त्याग करना है। प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन निम्नलिखित आधारों पर किया है। यानी संपत्ति के साम्यवाद के पक्ष में जो तर्क दिए हैं वो इस प्रकार हैं। कहते हैं कि मनुष्य के भ्रष्ट होने का मूल कारण क्या है? संपत्ति, जो परिवार के लिए अर्जित की जाती है। प्लेटो के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का मिश्रण भी राजा को निरंकुश बनाता है। अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की जो आलोचना की गई है वो इस प्रकार है। प्लेटो के प्रमुख शिष्य अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की निम्नलिखित आलोचनाएं की हैं। क्या की है? अरस्तु कहते हैं कि जो प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद है वो मानव प्रकृति की मूल प्रवृत्ति की अवहेलना करता है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने और उसकी वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इससे समाज की प्रगति होती है। यानी संपत्ति रखेगा मानव तो इससे समाज की प्रगति होती है। किंतु साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था न होने के कारण
न होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहती और समाज का विकास रुक जाता है। दूसरी आलोचना करते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया, जबकि आधे से ज़्यादा जनसंख्या उत्पादक वर्ग की है। यह राज्य में दो विषम समुदायों को बांट देता है, जिससे देश की एकता बनाए रखना असंभव हो जाता है। दो वर्ग बढ़ जाते हैं तो इससे एकता खंडित होती है। इससे परोपकार उदारता की श्रेष्ठ भावनाएं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य व्यक्तिक संपत्ति के आधार पर कर सकता है। साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। इसमें राज्य की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से अधिक बल दिया गया है। यानी संपत्ति के साम्यवाद में राज्य की एकता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। अरस्तु को प्लेटो के साम्यवाद में अति दिखाई पड़ती है, जो पोलिस को स्वर्ग बनाने की बजाय से नष्ट कर देती है। ओके बच्चों, आज हमने संपत्ति संबंधी साम्यवाद का अध्ययन किया है। कल हम प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद यानी स्त्रियों के साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।